आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो आई थिंक हम सभी को कभी ना कभी परेशान करती है। ओवरथिंकिंग, अत्यधिक सोचना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है। हमारे पास इस टॉपिक पर कुछ रिसर्च और नोट्स आए हैं, तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इन्हीं सोर्सेज से इंपॉर्टेंट इनसाइट्स निकालने की कोशिश करेंगे ताकि मतलब एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन सके। सही, लेट्स डू इट। तो पहले, ये ओवरथिंकिंग है क्या चीज? मतलब वो दिमागी चक्कर जो चलता ही रहता है? हाँ, जिसमें हम चीजों को एनालाइज करते हैं, फिर से एनालाइज करते हैं। हाँ, और हर छोटी बात का पहाड़ बना देते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते रहते हैं। बिल्कुल। और इतना सोचते हैं कि आखिर में हम अपने ही ख्यालों में फंस जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते। एग्जैक्टली जैसे वो ईमेल भेज दिया लेकिन फिर सोचना शुरू, यार सेंटेंस ठीक लिखा था, कहीं टोन गलत ना समझने। फॉलो अप करूं या नहीं, कहीं डेस्परेट तो नहीं लगूंगी ये सब। हाँ, बस ऐसे ही ख्याल घूमते रहते हैं और दिमाग पूरा थक जाता है। और ये सिर्फ कभी कभी होने वाली चिंता नहीं है ना। नहीं, वही तो, ये एक पैटर्न बन सकता है जो हमारी सारी मेंटल एनर्जी चूस लेता है। फैसले लेने में दिक्कत आती है और बिना कुछ किए ही थकान महसूस होती है। बिल्कुल। तो सवाल ये है, हमारा दिमाग आखिर ऐसा करता क्यों है? इसके पीछे क्या साइंस है? और ऑफ कोर्स इससे बाहर कैसे निकले? चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। राइट। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे दिमाग को ना कंट्रोल पसंद है। कंट्रोल? अच्छा। हाँ। वो बेसिकली प्रिडिक्शन मशीन्स हैं। हमेशा फ्यूचर के आउटकम्स को, खतरों को स्कैन करते रहते हैं, एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। ओके। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह डेवलप हुआ है। हमारे पूर्वज जो खतरे को पहले से एंटिसिपेट कर लेते थे। जैसे झाड़ियों में सरसराहट, तो अलर्ट हो गए। एग्जैक्टली उनके जीने के चांसेस ज्यादा थे, तो ये हमारे सिस्टम में बिल्ट इन है। और इसमें हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सेंटर है, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग वाला हिस्सा, हाँ हाँ। वो एक अनसर्टेन दुनिया में सर्टेनिटी मतलब निश्चितता लाने के लिए पागल रहता है। अच्छा, तो अनसर्टेनिटी से उसे प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा। जब हमें ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं जहां आउटकम क्लियर नहीं है, तो ये हिस्सा ओवरड्राइव में चला जाता है, हर पॉसिबल आउटकम के मेंटल सिमुलेशंस चलाता है। ओह वाओ। इसीलिए हम ओवरथिंक करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को एक खतरा समझता है। इंटरेस्टिंग। तो जब हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते या कंट्रोल नहीं कर पाते, तब हमारा अमिगडाला, जो दिमाग का थ्रेट डिटेक्टर है, वो अलार्म बजाना शुरू कर देता है, जिससे एंजाइटी ट्रिगर होती है। ओके। और इसके रिस्पॉन्स में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हर एंगल, हर पॉसिबिलिटी, हर पोटेंशियल गलती को एनालाइज करके सेफ्टी तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो वो बेसिकली कंट्रोल का एक इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मेंटल तैयारी करके। बिल्कुल सही। एक भ्रम है ये। अच्छा, तो ये एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है जो थोड़ा मतलब गड़बड़ हो गया, ओवर एक्टिव हो गया। हाँ, आप कह सकते हैं। अनिश्चितता को खतरा समझकर हाइपर एक्टिव हो जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब दिमाग बस चिंता में इधर उधर भटकता है, बिना किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किए। हाँ, जैसे बस खाली बैठे हमारे ख्याल परेशान करने लगते हैं। राइट। यहाँ पर आता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी DMN। DMN, ओके। हाँ, ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों का एक नेटवर्क है। ये तब एक्टिव होता है जब हम बाहर के कामों पर फोकस्ड नहीं होते। मतलब जब हम आइडल हैं या डे ड्रीम कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये दिमाग के आइडल स्टेट जैसी है, लेकिन ये रेस्टफुल बिल्कुल नहीं होती, खास करके उन लोगों के लिए जो ज्यादा सोचते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि DMN आमतौर पर इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे सेल्फ रेफरेंशियल थिंकिंग। मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसी चीजें। हाँ, पास्ट के बारे में रूमिनेशन, यानी बार बार सोचना, फ्यूचर के बारे में एंजाइटी, मेंटल टाइम ट्रैवल बेसिकली। गॉट इट। अब जो लोग ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकर्स, उनमें ये DMN हाइपर एक्टिव हो जाता है। एक न खत्म होने वाली इंटरनल कहानी चलती रहती है, जो दिखाती है कि जिन लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन होता है, उनका DMN आसानी से शांत नहीं होता, भले ही वो दूसरी चीजों पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हों। तो ये कांस्टेंट बैकग्राउंड नॉइज की तरह हो जाता है जो बंद ही नहीं होता। बिल्कुल, मेंटल चैटर। और एक चीज और, हम अक्सर बुरी चीजों पर, वर्स्ट के सिनेरियोस पर इतना ज्यादा फोकस क्यों करते हैं? क्यों नेगेटिव बातें ज्यादा हावी हो जाती हैं? हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे दिमाग में ना एक बिल्ट इन नेगेटिविटी बायस है। नेगेटिविटी बायस? हाँ, मतलब हम नेचुरली पोटेंशियल रिवॉर्ड से ज्यादा पोटेंशियल थ्रेट्स पर ध्यान देते हैं। इसके लिए हम वायर्ड हैं। ओके।
एक साइकोलॉजिस्ट है रिक हैंसन, वो इसे ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि दिमाग नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए वेलक्रो जैसा है और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए टेफ्लॉन जैसा। वाओ, मतलब बुरी बातें चिपक जाती हैं, अच्छी बातें फिसल जाती हैं। एग्जैक्टली और इसका एवोल्यूशनरी सेंस भी बनता है। एक खतरे को मिस करना जानलेवा हो सकता था, राइट। सर्वाइवल के लिए जरूरी था। हाँ, जबकि एक अपॉर्चुनिटी मिस करने का मतलब था कि कल शायद एक और चांस मिल जाए। मेक सेंस। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में ये बायस हमें ऐसे वर्स्ट केस सिनेरियोज को ओवरथिंक करने को मजबूर करता है जो स्टैटिस्टिकली बहुत अनलाइकली हैं। जैसे जब कोई एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन को 50 बार रिप्ले करता है अपने दिमाग में, हाँ, होता है। तो उनका दिमाग टेक्निकली इरैशनल नहीं हो रहा, वो उससे सीखने की कोशिश कर रहा है जिसे वो एक सोशल थ्रेट समझता है। अच्छा, सीखने की कोशिश। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि ये लर्निंग प्रोसेस एक लूप में फंस जाता है। एंग्जाइटी को रिजॉल्व करने के बजाय उसे और बढ़ा देता है। रीइंफोर्स करता है। हाँ, लेकिन ये करते हुए ना प्रोडक्टिव फील होता है। ऐसा लगता है जैसे हम सच में कुछ सॉल्व कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। शायद यही सबसे बड़ा ट्रैप है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। इसे प्रोडक्टिव चिंता का भ्रम कहते हैं, इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिव वरी। इल्यूजन। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा फील होता है, तैयारी जैसा, जैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं और दिमाग इस फीलिंग को छोटे डोपामिन हिट से रिवॉर्ड भी करता है। ओह, तो रिवॉर्ड भी मिलता है, इसलिए लूप चलता रहता है। हाँ, एक फीडबैक लूप बन जाता है जो इस आदत को और मजबूत करता है। लेकिन असलियत क्या है? रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च कंसिस्टेंटली यही दिखाती है कि ओवरथिंकिंग से ना तो डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव होती है, ना ही प्रिपेयर्डनेस। रियली? दोनों ही नहीं? दोनों ही नहीं, बल्कि ये दोनों को खराब करता है। एक स्टडी का जिक्र है जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में, जिसमें पाया गया कि जो लोग डिसीजंस को ओवरथिंक करते थे वो अपने चॉइसेस से कम सेटिस्फाइड थे। अच्छा। और रिग्रेट फील करने के ज्यादा चांसेस थे, आउटकम चाहे जो भी हो। वाओ, तो ओवरथिंकिंग बेसिकली मेंटल व्हील स्पिनिंग है। एनर्जी जल रही है पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। एग्जैक्टली, परफेक्ट एनालॉजी है। ओके, तो दिमाग सोचता है कि वो ओवरथिंकिंग से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो एक इल्यूजन है। तो फिर सच्चाई क्या है? कितना कंट्रोल हमारे पास सच में होता है? हाँ, ये कंट्रोल का एहसास ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओवरथिंकिंग की बुनियादी समस्या यही है कि ये गलत प्रेमिस पर बेस्ड है कि हम सिर्फ सोचकर सर्टेनिटी और कंट्रोल पा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। लाइफ इनहेरेंटली अनप्रिडिक्टेबल है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे आपको कैसे परसीव करते हैं। ट्रू। क्या आपके केयरफुली बनाए प्लान्स काम करेंगे? कल कौन सी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगी? फ्यूचर में आप कैसा फील करेंगे? राइट। या आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करने वाले ज्यादातर फैक्टर्स, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो कितना कंट्रोल है हमारे पास रफली? बट साइकोलॉजिस्ट एस्टिमेट करते हैं, जैसा सोर्सेज बताते हैं, कि शायद सिर्फ 10% चीजों पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है। सिर्फ 10%? बाप रे। हाँ, बाकी 90% दूसरे लोगों, रैंडमनेस, हमारी समझ से परे सिस्टम्स और ऐसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है जिन्हें हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। तो ओवरथिंकर्स बेसिकली उस 10% को 100% बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ सोचकर। हाँ, वो भी बेकार कोशिश में लगे रहते हैं। ये वैसा ही है जैसे बादलों के बारे में बहुत सोचकर मौसम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना। इम्पॉसिबल है। और ये कंट्रोल करने की कोशिश, क्या ये उल्टा असर करती हैं? मतलब जितना कंट्रोल करना चाहते हैं उतना ही कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं चीजें, ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल। इसे कंट्रोल का पैराडॉक्स कहते हैं या आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी। ओके। इसे व्हाइट बेयर प्रॉब्लम भी कहते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। हाँ, करिए। अभी कोशिश करें कि एक सफेद भालू व्हाइट बेयर के बारे में ना सोचें। ओके, नहीं सोचना है। उसका पिक्चर ना बनाए मन में, उसके फर, उसकी आंखें, नाक इमेजिन ना करें। हाँ, अब तो वही आ रहा है दिमाग में। राइट, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ। जब हम थॉट्स को सप्रेस करने या सर्टेनिटी फोर्स करने की कोशिश करते हैं तो हम उन्हीं मेंटल प्रोसेसेस को एम्पलीफाई कर देते हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं। ओह, तो कोशिश ही उल्टा पड़ रही है। बिल्कुल। अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश पानी को थपथपाकर शांत करने जैसी है। हम और ज्यादा हुलचल पैदा करते हैं। ये तो बहुत इंसाइटफुल था। ओके, तो इस सब का मतलब क्या हुआ? इस ओवरथिंकिंग का असली नुकसान क्या है? रियल कॉस्ट क्या है? क्या ये सिर्फ अनोइंग है या इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है? ये सिर्फ अनोइंग नहीं है, इसके बहुत रियल और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है, अलग अलग लेवल्स पर। जैसे?
पहला है कॉग्निटिव कॉस्ट्स, यानी दिमागी नुकसान। डिसीजन फटीग, हर हाइपोथेटिकल सिनेरियो पर सोचना मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है। थकान हो जाती है डिसीजन लेते लेते। हाँ, क्रिएटिविटी कम हो जाती है क्योंकि थिंकिंग रिजिड हो जाती है। मेमोरी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि एंजाइटी हिप्पोकैम्पस को डिस्टर्ब करती है। अच्छा। और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब थॉट लूप्स में फंसने से अडेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ओके, ये तो दिमागी लेवल पर हुआ। और फिर है इमोशनल कॉस्ट्स, बढ़ती हुई एंजाइटी और डिप्रेशन। रूमिनेशन यानी बार बार सोचना इन दोनों का प्राइमरी प्रिडिक्टर है। राइट। इमोशनल एग्जॉस्शन, लगातार मेंटल विजिलेंस थका देती है। लाइफ सेटिस्फैक्शन कम हो जाती है क्योंकि आप अपने दिमाग में जीते हैं, रियल एक्सपीरियंसेस मिस करते हैं। और परफेक्शनिज्म पैरालिसिस, इम्परफेक्ट होने का डर एक्शन को रोक देता है। ये तो बहुत रिलेटेबल है। और फिजिकली क्या शरीर पर भी असर होता है? हाँ बिल्कुल, फिजिकल कॉस्ट्स भी हैं। नींद में खलल आना, रात को 2 बजे दिमाग दौड़ता रहता है। ओह यस, बिल्कुल। क्रॉनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहता है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। इम्यून फंक्शन कमजोर हो जाता है और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन, मतलब दिल पर बोझ पड़ता है लंबे समय में। बाप रे, ये तो काफी सीरियस है। और रिश्तों पर, रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ता है? हाँ, रिलेशनल कॉस्ट्स भी हैं। रिश्तों में एनालिसिस पैरालिसिस, हर इंटरेक्शन को ओवर एनालाइज करना। उसने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या मतलब था? एग्जैक्टली। एक्सेसिव रीअश्योरेंस मांगना, दोस्तों और पार्टनर्स का पेशेंस खत्म हो जाता है। प्रेजेंट रहने में मुश्किल होती है, ख्यालों में खोए रहने से असली पल मिस हो जाते हैं। और कभी-कभी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, जैसे रिजेक्शन की एंजाइटी ही आपको लोगों से दूर कर सकती है, आपका बिहेवियर ही वैसा हो जाता है। ओह आई सी। तो ये तो हर एस्पेक्ट को अफेक्ट कर रहा है, दिमाग, इमोशंस, बॉडी, रिलेशनशिप्स। हाँ, इसीलिए ये सिर्फ एक छोटी मोटी आदत नहीं है। ओके, बहुत ही बुरी खबर। अब इसे रोकने के लिए एक्चुअल में क्या करें? स्ट्रैटेजीज क्या हैं? लेट्स अनपैक द स्ट्रैटेजीज। राइट। देखिए, गोल ये नहीं है कि सोचना बंद कर दें, वो पॉसिबल नहीं है। गोल है थॉट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बदलना और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करना। ओके, रिलेशनशिप बदलना है थॉट्स के साथ, कैसे? यहाँ कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जो सोर्सेज में भी हाईलाइट की गई हैं। पहला, ओके। 1. पैटर्न को पहचाने, मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस। सबसे पहला स्टेप है ये नोटिस करना कि आप कब ओवरथिंक कर रहे हैं। अवेयरनेस, हाँ। प्रैक्टिस करें, मेंटल डिस्टेंस बनाएं, लेबल करें, मैं अभी ओवरथिंक कर रहा हूं या ये मेरा दिमाग सर्टेनिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। बस लेबल करना है। हाँ, ये सिंपल एक्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और ऑटोमेटिक स्पाइरल को इंटरप्ट कर सकता है। रिसर्च दिखाती है कि इमोशंस को नाम देना, अफेक्ट लेबलिंग, अमिगडाला एक्टिवेशन को कम करता है। इंटरेस्टिंग, ओके। पहला स्टेप अवेयरनेस एंड लेबलिंग। नेक्स्ट? 2. एक वॉरियर विंडो सेट करें, मतलब एक चिंता करने का टाइम फिक्स करें। चिंता करने का टाइम? ये अजीब नहीं है? थोड़ा पैराडॉक्सल लगता है, लेकिन ये काम करता है। ओवरथिंकिंग को सीधे रोकने की कोशिश अक्सर बैकफायर करती है। इसके बजाय इसे शेड्यूल करें। कैसे? रोज 15-20 मिनट सिर्फ वरी टाइम के लिए रखें। जब दिन में एंग्शियस थॉट्स आए, खुद से कहें, मैं इसके बारे में शाम 4 बजे सोचूंगा। ओके, पोस्टपोन करना है। हाँ, फिर उस वरी विंडो के दौरान खुद को फ्रीली ओवरथिंक करने दें। स्टडीज दिखाती हैं कि ये टेक्निक ओवरऑल रूमिनेशन टाइम कम करती है। कई बार पोस्टपोन करने पर वो चिंता उतनी बड़ी लगती ही नहीं। ये ट्राई करने लायक है। ओके। थर्ड? 3. अपने थॉट्स को एक्सटर्नलाइज करें। दिमाग में फंसे थॉट्स एंडलेसली लूप करते हैं। उन्हें बाहर निकालने से साइकिल टूटता है। बाहर निकालना मतलब? जैसे लिखना, वरीज के बारे में जर्नलिंग करना इंटेंसिटी कम करता है, पर्सपेक्टिव देता है। लिखना या बोलना, किसी ट्रस्टेड पर्सन से या खुद से ही कंसर्न्स बोलना क्योटिक थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है। या फिर एक माइंड डंप। हाँ, 5 मिनट का टाइमर सेट करें और हर वरी बिना सेंसर किए लिखें, फिर नोटबुक बंद कर दें। एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो स्टडी ने पाया कि एग्जाम से पहले वरीज लिखने से परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। वाओ, ओके। एक्सटर्नलाइज करना, लिखना या बोलना। गॉट इट। नंबर 4? 4.
कॉग्निटिव डिफ्यूजन प्रैक्टिस करें। ये एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT की टेक्निक है। कॉग्निटिव डिफ्यूजन मतलब? इसका मतलब है थॉट्स को फैक्ट्स की तरह ट्रीट करने के बजाय उन्हें मेंटल इवेंट्स की तरह देखें। बस शब्द और इमेजेस जो आपके दिमाग से गुजर रहे हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाना। दूरी कैसे बनाएं? कुछ तरीके हैं, जैसे थॉट्स के आगे ये फ्रेज लगाएं, मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि, जैसे मैं फेल हो जाऊंगी के बजाय मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगी। अच्छा, इससे थोड़ा डिस्टेंस फील होता है। हाँ, या अपनी चिंता को किसी सिली ट्यून पर गाएं, जैसे हैप्पी बर्थडे की धुन पर। सीरियसली? हाँ, या थॉट्स को नदी में बहते पत्तों या आसमान में तैरते बादलों की तरह इमेजिन करें। ये साइकोलॉजिकल डिस्टेंस बनाता है, उनकी पावर कम करता है। इंटरेस्टिंग टेक्निक है। ओके, नेक्स्ट। 5. एनालिसिस से ज्यादा एक्शन। ओवरथिंकिंग अक्सर प्रोक्रास्टिनेशन का भेस होता है। एक्शन इस जादू को तोड़ता है। हाँ, ये तो है। सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं। तो जब एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे हो, सबसे छोटा पॉसिबल एक्शन लें। परफेक्ट एक्शन नहीं, इमीडिएट एक्शन। एग्जाम्पल? मुश्किल कॉन्वर्सेशन के बारे में चिंतित है, उसे शेड्यूल करने के लिए टेक्स्ट भेज दें। प्रोजेक्ट को ओवरथिंक कर रहे हैं, एक सेंटेंस लिखें। एक्सरसाइज के बारे में एंग्शियस हैं, अपने शूज पहने। छोटा सा स्टेप लेना है बस। हाँ, एक्शन इंफॉर्मेशन और मोमेंटम जनरेट करता है जो सिर्फ सोचने से कभी नहीं मिल सकता। सही बात है। ओके, नंबर 6। 6. कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग को चैलेंज करें। ओवरथिंकर्स अक्सर वर्स्ट केस सिनेरियोज पर जंप करते हैं। इन थॉट्स को रियलिटी टेस्ट करें। रियलिटी टेस्ट कैसे करें? जब कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग नोटिस करें, पूछें, इस थॉट को सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंस है, इसके खिलाफ क्या एविडेंस है। ओके, एविडेंस चेक करना है। हाँ, और ये भी पूछें, अगर मेरा कोई दोस्त ये सोच रहा होता तो मैं उसे क्या कहती। अगर ये वर्स्ट केस हो भी गया तो क्या मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। राइट, अपनी कोपिंग एबिलिटी को याद दिलाना। बिल्कुल। और सबसे लाइकली आउटकम क्या है? वर्स्ट या बेस्ट नहीं। इस टेक्निक को डीकैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं। ये एग्जैजरेटेड फियर्स को डिफ्लेट करने में मदद करती है। डीकैटास्ट्रोफाइजिंग, गुड टर्म। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। 7. माइंडफुलनेस मेडिटेशन और प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। ओवरथिंकिंग मेंटल टाइम ट्रैवल है, पास्ट या फ्यूचर में जीना। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना है। माइंडफुलनेस तो सुना है काफी, कैसे हेल्प करती है? माइंडफुलनेस थॉट्स रोकने के बारे में नहीं है, ये है कि आप उनसे कैसे रिलेट करते हैं। प्रैक्टिस करें, रोज 10 मिनट अपनी सांस पर फोकस करें। सिंपल ब्रेथ फोकस। हाँ, जब थॉट्स आए, वो आएंगे, उन्हें बिना जजमेंट के नोटिस करें, फिर जेंटली अटेंशन सांस पर वापस ले आएं। न्यूरोसाइंस रिसर्च दिखाती है कि रेगुलर मेडिटेशन DMN एक्टिविटी कम करता है। अच्छा। वो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हाँ, और अमिगडाला रिएक्टिविटी भी कम करता है। एक और टेक्निक है 5 4 3 2 1। वो क्या है? अपने सेंसेस यूज करना। 5 चीजें जो आप देखते हैं, नोटिस करें। 4 जो सुनते हैं, 3 जो फील करते हैं जैसे कपड़े स्किन पर, 4 जो स्मेल करते हैं और 1 जो टेस्ट करते हैं। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। ग्राउंडिंग टेक्निक। सही है। ओके, और कोई स्ट्रैटेजीज? हाँ, कुछ और भी हैं, जैसे गुड इनफ को अपनाना। परफेक्शनिज्म ओवरथिंकिंग को फ्यूल करता है, तो गुड इनफ को एम्ब्रेस करना जरूरी है। मतलब हर चीज परफेक्ट नहीं करनी। खासकर लो स्टेक्स डिसीजंस में पूछें, क्या ये डिसीजन रिवर्सिबल है? असली वर्स्ट केस क्या है? अगर रिवर्सिबल है तो गुड इनफ ऑप्शन चूज करें और आगे बढ़ें। रिसर्च दिखाती है कि सैटिस्फायर्स जो गुड इनफ से सेटल करते हैं ज्यादा खुश होते हैं मैक्सिमाइजर्स जो बेस्ट ढूंढते हैं से। ये तो बहुत लिबरेटिंग है। ओके, गुड इनफ इज गुड इनफ। बिल्कुल। एक और है कॉग्निटिव क्लोजर। टॉलरेंस बिल्ड करना, मतलब एम्बिग्विटी के साथ कंफर्टेबल होना सीखना। अनसर्टेनिटी से दोस्ती करना। हाँ, ओवरथिंकर्स की एम्बिग्विटी टॉलरेंस कम होती है। इसे बिल्ड करना मसल बनाने जैसा है। प्रैक्टिस करें, जानबूझकर लो स्टेक सिचुएशंस में अनसर्टेनिटी के साथ बैठें। जैसे? बिना एक्सटेंसिव रिसर्च के कुछ नया ऑर्डर करें, कैजुअल टेक्स्ट में टाइपो छोड़ दें, किसी से कंसल्ट किए बिना डिसीजन लें, बिना ओवर प्लानिंग के किसी सिचुएशन में जाएं। हर बार जब आप बिना कैटास्ट्रोफी के अनसर्टेनिटी टॉलरेट करते हैं, आप अपने दिमाग के थ्रेट रिस्पॉन्स को रिट्रेन करते हैं। धीरे धीरे टॉलरेंस बढ़ानी है, राइट। और आखिरी, फिजिकल मूवमेंट।
दिमाग और शरीर एक सिस्टम है। मूवमेंट ओवरथिंकिंग को इंटरप्ट करने का सबसे तेज तरीका है। फिजिकल एक्टिविटी, हाँ, जब थॉट लूप्स में फेज हो, 10 मिनट की वॉक लें। आउटडोर्स शायद। हाँ, आउटडोर वॉक्स खास तौर पर इफेक्टिव हैं। या 20 जंपिंग जैक्स करें, किसी गाने पर डांस करें, स्ट्रेच या योगा करें। कुछ भी, बस बॉडी को मूव करना है। एग्जैक्टली। एक्सरसाइज कोर्टिसोल कम करती है, एंडोर्फिन्स बढ़ाती है और ब्रेन एक्टिविटी को रूमिनेटिंग डीएनएन से दूर शिफ्ट करती है। छोटे मूवमेंट ब्रेक्स भी कॉग्निटिव फंक्शन और मूड इंप्रूव करते हैं। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है स्ट्रैटेजीज की। अवेयरनेस, वरी विंडो, एक्सटर्नलाइजिंग, डिफ्यूजन, एक्शन, चैलेंजिंग थॉट्स, माइंडफुलनेस, गुड इनफ, टॉलरेटिंग अनसर्टेनिटी, मूवमेंट। काफी प्रैक्टिकल है। हाँ, ये एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स हैं। लेकिन क्या इन टेक्निक्स के अलावा कोई बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट भी है जिसकी जरूरत है? कोई गहरा माइंडसेट शिफ्ट? हाँ, बिल्कुल। सोर्सेज इस तरफ भी इशारा करते हैं। एक फंडामेंटल शिफ्ट है कि आप अनसर्टेनिटी से कैसे रिलेट करते हैं। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। ओके। पहली, खुद पर भरोसा करें। बहुत सारा ओवरथिंकिंग सेल्फ डिस्ट्रस्ट से आता है। आपको विश्वास नहीं होता कि आप अनसर्टेनिटी हैंडल कर सकते हैं या अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, इसलिए आप सोचकर सर्टेनिटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अपने ऊपर ही डाउट होता है। सच ये है, आपने अपनी लाइफ की हर मुश्किल सिचुएशन को अब तक हैंडल किया है। आप अपने 100% बुरे दिनों से सरवाइव कर चुके हैं। आपके पास चीजें फिगर आउट करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये तो सही बात है, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं खुद को। हाँ, तो एग्जॉस्टिव एनालिसिस से सभी गलतियों को रोकने की कोशिश करने के बजाय भरोसा करें कि आप चैलेंजेस को जैसे वो आएंगे हैंडल कर लेंगे। ये नाइव ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये आपकी एक्चुअल कॉम्पिटेंस को रिकॉग्नाइज करना है। खुद पे भरोसा करना, पावरफुल। दूसरा पॉइंट, व्हाट इफ से इवन इफ पर शिफ्ट करें। ओवरथिंकर्स एंडलेसली व्हाट इफ पूछते हैं, क्या होगा अगर। हाँ, ये तो मैं सवाल होता है। एक ज्यादा एम्पावरिंग सवाल है, इवन इफ, मतलब अगर ऐसा हुआ भी तो। कैसे? एग्जाम्पल? जैसे व्हाट इफ वो मुझे रिजेक्ट कर दें, ये बन जाता है इवन इफ वो मुझे रिजेक्ट कर दे, मैं ठीक रहूंगी और ऐसे लोग ढूंढ लूंगी जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा। व्हाट इफ मैं फेल हो गई, बन जाता है इवन इफ मैं फेल हो गई, मैं कुछ वैल्यूबल सीखूंगी और फिर से ट्राई करूंगी। फोकस सोल्यूशन और कोपिंग पर आ गया। एग्जैक्टली। व्हाट इफ मैंने गलत चॉइस बना ली, बन जाता है इवन इफ ये ऑप्टिमल नहीं है, मैं इसे काम करवा लूंगी या कोर्स एडजस्ट कर लूंगी। ये शिफ्ट रियलिटी को एक्नॉलेज करता है। बुरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये आपकी कोप करने की कैपेसिटी को भी अफर्म करता है, और यही एंग्जाइटी का असली इलाज है। व्हाट इफ से इवन इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है। तीसरा पॉइंट क्या था? प्रोडक्टिविटी को रीडिफाइन करें। हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जो कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन और अचीवमेंट को ग्लोरीफाई करता है। हाँ, हसल कल्चर। ओवरथिंकिंग अक्सर एम्बिशन या डिलिजेंस का भेस बदल लेता है। हमें लगता है हम प्रोडक्टिव हैं जब हम ओवरथिंक करते हैं। राइट, इल्यूजन ऑफ प्रोडक्टिव वरी। सही प्रोडक्टिविटी एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन के बारे में नहीं है, ये इफेक्टिव एक्शन के बारे में है, मीनिंगफुल चीजें करने के बारे में है, ना कि उन्हें करने की एंडलेसली प्लानिंग करने के बारे में। तो खुद को गुड इनफ होने की, गलतियां करने की, सब कुछ फिगर आउट ना होने की परमिशन दें। ये लेजीनेस के साइंस नहीं है, ये विजडम के साइंस हैं। ट्रू प्रोडक्टिविटी वो नहीं जो हम सोचते हैं। ये तो बहुत गहरी बातें हैं। खुद पर भरोसा, इवन इफ माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी को रीडिफाइन करना, ये असल में गहरा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर ये सब स्ट्रैटेजीज और माइंडसेट शिफ्ट्स भी किसी के लिए काफी ना हो, तो कब प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। कुछ लोगों के लिए ओवरथिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, ये किसी अंडरलाइंग कंडीशन का सिम्टम हो सकता है। जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर GAD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, डिप्रेशन या ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स। प्रोफेशनल हेल्प कंसिडर करनी चाहिए अगर क्या साइंस हो? अगर ओवरथिंकिंग आपकी डेली फंक्शनिंग को सिग्निफिकेंटली इम्पेयर कर रहा है, मतलब रोज के कामकाज में बहुत दिक्कत आ रही है। Okay.
अगर आप फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं जैसे पैनिक अटैक्स, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव इश्यूज, अगर सेल्फ हेल्प स्ट्रैटेजी से रिलीफ नहीं मिल रहा, आपने ट्राई किया पर फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। अगर आपके पास इंट्रूसिव थॉट्स हैं जिन्हें आप डिसमिस नहीं कर सकते, मन में घुसते रहते हैं, ओके। या अगर ओवरथिंकिंग महीनों या सालों से परसिस्ट कर रहा है, तो इन सिचुएशंस में एक्सपर्ट से मिलना जरूरी है। हाँ, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एक्ट क्रॉनिक ओवरथिंकिंग के लिए खास तौर पर इफेक्टिव मानी जाती हैं। कुछ केसेस में मेडिकेशन भी हेल्पफुल हो सकती है। और इसमें कोई शर्म नहीं है हेल्प मांगने में। बिल्कुल नहीं। आपका दिमाग किसी भी दूसरे ऑर्गन जैसा है, कभी कभी उसे प्रोफेशनल केयर की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा। ओके, तो इस पूरी डिस्कशन को समेटते हैं। अगर एक मेन टेक अवे हो, एक मुख्य बात जो लिसनर्स याद रखें, तो वो क्या होगी? शायद सबसे गहरा इंसाइट ये है, जिन थॉट्स को आप इतनी डेस्परेटली एनालिसिस से रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। वो अक्सर टाइम और एक्शन के साथ या तो खुद रिजॉल्व हो जाएंगे या इररिलेवेंट बन जाएंगे। सच में? हाँ, वो ईमेल जिसके लिए आप इतना परेशान हुए, रिसीवर ने शायद उससे स्किम किया और आगे बढ़ गए। वो कॉन्वर्सेशन जिसे आप घंटों रिप्ले करते रहे, दूसरे व्यक्ति ने शायद उसे मिनट्स बाद भुला दिया। हम ही सोचते रहते हैं। वो डिसीजन जिस पर आपने एंडलेसली विचार किया, 6 महीने में आपको याद भी नहीं रहेगा कि आप उसके लिए क्यों स्ट्रेस कर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता है। ये तो काफी रिलीविंग थॉट है। आपके दिमाग की सर्टेनिटी और कंट्रोल की डिमांड समझ में आती है, वो आपको सेफ रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असली सेफ्टी एग्जॉस्टिव मेंटल सिमुलेशन से, सभी रिस्क एलिमिनेट करने से नहीं आती। तो फिर कहां से आती है? ये इस कॉन्फिडेंस को डेवलप करने से आती है कि आप जो भी आए उसे हैंडल कर सकते हैं, अपनी कोपिंग एबिलिटी पर ट्रस्ट करने से। गोल एक शांत दिमाग नहीं है, वो ज्यादातर इंसानों के लिए रियलिस्टिक नहीं है। तो गोल क्या है? गोल एक फ्लेक्सिबल माइंड है, एक ऐसा माइंड जो जब जरूरी हो तो गहरा सोच सके, लेकिन उन थॉट्स को भी रिलीज कर सके जो आपको सर्व नहीं करते, जो अडेप्ट कर सके। फ्लेक्सिबल माइंड, नॉट नेसेसरली अ क्वाइट माइंड। एग्जैक्टली। तो इन शॉर्ट, सोचकर शांति तक पहुंचने की कोशिश बंद करें, अनसर्टेनिटी हैंडल करने के लिए खुद पर भरोसा करना शुरू करें, कंट्रोल को जाने दें, कॉन्फिडेंस में कदम रखें और देखें आप कितनी एनर्जी रिक्लेम करते हैं। बिल्कुल। और एक अंतिम विचार इस पर, हाँ। क्या हो अगर अनसर्टेनिटी में ही असल फ्रीडम छुपी हो, अगर कंट्रोल छोड़ने से ही वो मेंटल स्पेस मिले जिसे हम ढूंढ रहे हैं? इस पर सोचिए। वाओ, दैट्स अ डीप थॉट टू एंड ऑन। ओके, तो उम्मीद है आपको आज की ये गहरी चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी ही और डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल टॉक एंड हील को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार। सी या।